दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। वो अपने आप को हेयर डबलिंग इन्वेंटर कहते हैं, जो मेरे हिसाब से हेयर डबलिंग दुनिया में साल से चल रहा है। मेरा उनका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उनके पास उनका पेटेंट नंबर है, उनके पास मेडिकल एथिकल कमिटी से अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है, फिर ही जाके वो में ऐसी एड दे सकते हैं। उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स, गालियां देने लग गए जोर जोर से। डॉक्टर निगम का बाल जाल देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास, सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं मगर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा? तो अब निराश मत होइए। लेमन न्यूज आपके लिए लेकर आया है करियर मार्गदर्शन का एक विशेष कार्यक्रम, करियर का फंडा, हर शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। दिलखुलासमध्ये आपण अनेक मान्यवरांना भेटत असतो, राज्यातल्या मोठ्या डॉक्टरांना, नेत्यांना। कोणीच कोणाला अकाउंटेबल नाही, कोणीच कोणाला रिस्पॉन्सिबल नाहीये, एकमेकावर फक्त बोलत राहायचं, आपल्यावर स्वतःची जिम्मेदारी काय। तुम्ही व्यक्तिगत संबंध आणि पक्षीय संबंध हे वेगळ्या वेगळ्या पातळीवर ठेवता? 100%। अशा व्यक्तिमत्वांना भेटत असतो की ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारण्यासारखं खूप असतं। तो आजही मी बाळासाहेबांचा मला स्वतःला शिवसैनिकच समजतो। आनंद दिघे आणि तुमची सगळ्यात पहिली भेट कधी झाली? सगळ्यात पहिली भेट दिघे साहेबांची आणि माझी 1983 साली झाली। ज्यावेळेला मागे वळून पाहताय त्यावेळेला वाटतंय लढाई संपली आहे? आता तर लढाई सुरू झाली असं म्हणता येईल। दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे। देखते रहिए एमएलएम का फर्जी बाड़ा, सिर्फ लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं सैयद सलमान। मेरे साथ आज दो अतिथि फिलहाल मौजूद हैं जो बात करेंगे आरक्षण की। आरक्षण खासकर जब चुनाव नजदीक आ रहे हों, ऐसे में इस विषय का उठना लाजमी होता है। लेकिन ये वो दो शख्सियत हैं जो इस मामले में इस आंदोलन को काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, तो सिर्फ इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाना भी उचित नहीं होगा। हालांकि दोनों अलग अलग विषयों पर आंदोलन चला रहे हैं, कहीं ना कहीं दो समाज का प्रतिनिधित्व करते दो अतिथि हमारे साथ हैं शमशेर पठान साहब। शमशेर पठान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पठान साहब अवामी विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ये रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, एसीपी रहे हैं। हमारे साथ
अभिजीत राणे जी हैं। अभिजीत राणे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मीडिया हाउस भी चलाते हैं, साथ ही साथ ये युवा अध्यक्ष है संघर्ष समिति मराठा आरक्षण की जो संघर्ष समिति है उसके युवा इकाई के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बात करते हैं पठान साहब से, शुरू करते हैं। पठान साहब, ये बताएं कि एक आरक्षण को लेकर जिस तरह का माहौल बनता है, जब भी आरक्षण की बात आती है तो ये माना जाता है कि एक मखसूस तबके के लिए, खासकर दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया गया था। कुछ वर्षों बाद उसे हटा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये आरक्षण राजनीति की भेंट चढ़ा और आगे बढ़ता रहा। आज भी दलित और पीड़ित शोषित लोग जो हैं वो अपने आप को पूरी तरह से मुख्य धारा में शामिल समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, ये अलग विषय है, लेकिन आरक्षण सिर्फ उनके लिए कहा गया था। अब नए नए तरीके से आरक्षण की मांग उठती है। मराठा आरक्षण, मुस्लिम ओबीसी आरक्षण, यानी समाज को लेकर खासकर आरक्षण की बात चलती है। कितना उचित है? सबसे पहले हमें बता दें कि हम मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जो आरक्षण हमें दिया गया था लेकिन हमारे पास से छीन लिया गया, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके मालूमात के लिए बता दूं मैं कि हमारी जो घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कलम 341 में 341 में तमाम पिछड़ी जातों को रिजर्वेशन की बात की गई है। 341 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है ये 1950 से, लेकिन 1950 के एक गैर कानूनी, गैर दस्तूरी और इलीगल प्रेसिडेंट ऑर्डर से 6 कौमों को उसके बाहर निकाला गया। मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट लोगों को ये निकालने के बाद में ये आदेश पारित किया गया कि पिछली जमातों का रिजर्वेशन सिर्फ उन लोग को दिया जाएगा कि जो हिंदू मजहब को मानते हैं। इस तरह से हमारी राज घटना में किसी भी जात के बिना पर रिजर्वेशन देने की बात ना होते हुए उस वक्त की सरकार ने 1950 में अपने खुद का नया कानून बनाया और उस कानून के तहत तमाम मजहबों की पिछड़ी जमातों को बाहर निकाला, सिर्फ हिंदू मजहब को रखा। इसके खिलाफ में सिख कम्युनिटी के दलित कम्युनिटी ने आंदोलन किया। 1950 से आंदोलन करना शुरू किया। 56 में उन्हें ले लिया गया। 1990 में जिस वक्त मंडल कमीशन का जिस टाइम पर लागू होना था, उस वक्त रामविलास पासवान ने और बाकी लोगों ने बहुत जोर से वहाँ पर आवाज़ उठाई और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे 9 बुद्धिस्ट भाई है जिन्हें 341 का रिजर्वेशन देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हिंदू मजहब छोड़ के वो 9 बुद्धिस्ट बन गए, तो उनका रिजर्वेशन छीना गया है, तो वो रिजर्वेशन उन्हें दिया जाए। तो 1990 में हमारे 9 बुद्धिस्ट भाइयों को शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज 4 कौमें उसके बाहर है, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और पारसी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि 1950 का जो गैर कानूनी ऑर्डर जो प्रेसिडेंट ने पारित किया है उसे रद्द किया जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 341 में जो हमें रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन हमें दोबारा दिया जाए। इसके लिए हमने एक मूवमेंट बनाई है। मूवमेंट का नाम है, हम आते हैं पठान साहब आपके पास, एक मूवमेंट भी दिया है, एनजीओस को भी शामिल किया है। हमारे साथ अभिजीत राणे जी भी है जो मराठा आरक्षण पर हमारे साथ बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रोफेसर जनार्दन चांदुरकर जी, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विधायक रहे हैं। विधायिका में काफी दिनों बिताया है उन्होंने। चांदुरकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चांदुरकर साहब, ये एक आरक्षण को लेकर जिस तरह की राजनीति गर्माती रही है बीच बीच में, खासकर मराठा आरक्षण को लेकर, और इस बीच बहुत तेजी से मुस्लिम ओबीसी आरक्षण को लेकर भी लोगों में जागरूकता आई है और लोग आंदोलन की राह पर हैं। इस पर बात करते हुए हम जानना चाहेंगे कि आरक्षण की राजनीति कहां तक उचित है, आप किस रूप में लेते हैं इसे? आरक्षण की राजनीति तो जरूरी है और आरक्षण की राजनीति से अपने देश में कुछ तबके के लोगों को फायदा जरूर मिला है। अब जिन तत्वों की ओर से ये डिमांड है कि मराठा समाज के लोगों को भी आरक्षण देना चाहिए या मुस्लिम लोगों को भी कुछ % आरक्षण देना चाहिए, और आंध्र प्रदेश जैसी सरकार ने वो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम लोगों को उधर ऑलरेडी दे दिया। अब ऐसा है कि ये जो रिजर्वेशन का जो वो समाज के तबके को जरूर फायदा होता है, और ये इसीलिए तो मंडल कमीशन का इतना बड़ा ये हो गया। मंडल कमीशन में वो ओबीसी आ गई। अभी महाराष्ट्र में मराठा समाज का जो आरक्षण है इसके लिए जो डिमांड हो रही है
उसकी कमेटी बनाई थी वो उद्योग मंत्री नारायण राणे की अध्यक्षता में जी। और वो कमेटी की पॉजिटिव रिकमेंडेशन है कि उसमें मराठा में जो गरीब है उनको उनका स्टेटस बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए उनके लिए आरक्षण देना चाहिए। वो उनका रिकमेंडेशन है। उनका रिकमेंडेशन। हमारे साथ अभिजीत राणे जी हैं जो युवा इकाई के अध्यक्ष हैं मराठा आरक्षण संघर्ष समिति के। आप फोन लाइन पर बने रहे चंद्रकर जी, हम आपके पास आते हैं। अभिजीत जी, आप बताएं कि ये मराठा आरक्षण किस बेस पर माना जा रहा है, जबकि एक सर्वविदित तथ्य है, लोग मानते हैं ये एक तरह का महाराष्ट्र में माना जाता है कि मराठा तबका पूरी तरह से हर तरह से सक्षम है। महाराष्ट्र की राजनीति में वो किसी भी दल में हो, अधिकांश रूप से वो हावी होता है। ऐसे में उनका आरक्षण मानना कितना उचित है? महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये जवळपास 20हून अधिक मंत्री जे आहेत ते वो गवर्नमेंट में हैं और वो मिनिस्टर करके है जी। और ये हमारी शोकांतिका है, मराठा समाज की शोकांतिका है कि जो सत्ते पे बैठे हुए जो लोग हैं वो हमारे कम्युनिटी के होने के बावजूद भी आरक्षण आज तक दे नहीं पाए। पूरे महाराष्ट्र में आज सैलाब उठा है आरक्षण के नाम पे। और मराठा समाज को जो प्रायोरिटीज़ दी जानी चाहिए वो कभी नहीं दी पाई गए। 2-3 दिन पहले सम्माननीय नारायण राणे जी की जो समिति है वो समिति ने पुणे में बैठक ली और वो बैठक में हमारे मराठा कम्युनिटीज़ के अलग अलग संगठनों ने निवेदन दिया और उसके बाद नारायण राणे बड़े पॉजिटिव थे और इस समिति में जो डिग्निटरीज थे वो सभी लोग कन्विंस हो चुके हैं और नारायण राणे जी ने बोला है कि अगले 6 महीने में वो निश्चित रूप से हमें आरक्षण देने में वो पॉजिटिव प्रस्ताव सरकार के सामने रखेंगे। ये एक अगर पॉजिटिव प्रस्ताव आता है नारायण राणे की अध्यक्षता में, नारायण राणे जो कि खुद मराठा हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिवसेना के शासनकाल में एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के हटाए जाने के बाद नारायण राणे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। जैसा कि अभिजीत राणे जी कह रहे हैं, लगभग 20 मंत्री अगर मराठा समाज के हैं, उसके बावजूद अगर मराठा समाज अपने आप को समाज से कटा महसूस करता है तो ये मराठा नेताओं के लिए जरूर सवालिया निशान लगाता है। चंद्रकर साहब, आप से सवाल है कि अगर मराठा समाज के जितने धाकड़ मंत्री माने जाते हैं, अधिकांश मुख्यमंत्री भी मराठा समाज के रहे हैं, ऐसे में मराठा समाज का आरक्षण मांगना कितना उचित है? ये आपने मेरे को सवाल किया सलमान जी आपने। जी। हाँ, तो इसका ऐसा है कि मराठा समाज जो है उसमें कोई 100% लोग जो है वो धाकड़ है नहीं है, जैसा आपने मंत्री लोगों का उल्लेख किया। ऐसा मैं नहीं मानता कि वो पूरा के पूरा महाराष्ट्र का मराठा समाज वो सशक्त है और उसमें भी कुछ परसेंटेज ऑफ सोसाइटी, कुछ टक्का लोग वहाँ भी वो उनको मदद की या स्पेशल अटेंशन की या रिजर्वेशन की जरूरत महसूस होती है। और इस हिसाब से इनका जो मांग है ये मांग सही है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको ये समाज को जो भी पिछड़ा हुआ उनका तबका है उनको रिजर्वेशन देने के फेवर में है। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 51% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, उसको किस तरह से एडजस्ट करके दिया जाता है, इसका कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन उनको देना चाहिए। इस बारे में किसी का दुमत होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एक के बाद एक अगर इस तरह से आरक्षण की बात उठती है चंद्रकर साहब, तो जैसा कि हमारे साथ शमशेर पठान साहब भी है, मुस्लिम ओबीसी आरक्षण जैसा 51 से ज्यादा नहीं हो सकता कोर्ट के आदेशानुसार, मराठा महासंघ की मांग है, मराठा समुदाय की मांग है कि किसी तरह से ओबीसी के भीतर ही उन्हें शामिल किया जाए, जबकि ओबीसी नेताओं का इससे लेकर विरोध है। शमशेर पठान साहब भी एनजीओ को लेकर, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर एक तरह का मूवमेंट चला रहे हैं कि किसी तरह से भी मुस्लिम ओबीसी को भी आरक्षण मिले। ओबीसी नहीं, मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ
तो अगर उसी में शामिल किया जाएगा तो क्या वो पूरा समीकरण जो 51 के भीतर का है वो पूरी तरह से गड़बड़ा नहीं जाएगा? चांदुरकर जी। नहीं, ऐसा है कि ये जो कोटा के अंदर रिजर्वेशन देने का है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी। और महाराष्ट्र सरकार को या कोई स्टेट गवर्नमेंट को उसको डिस्टर्ब करने का कोई अधिकार नहीं है जी। लेकिन लोगों को लगता है कि वो ओबीसी में एडजस्ट किया जाए। वजह यह है कि वो दैट रिफ्लेक्ट रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी is not reflected in the constitution in the scheduled as it is reflected for scheduled caste in the schedule of the constitution जी। ये इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट उसमें कम ज्यादा करने का डर है और इसलिए ओबीसी के नेता जो है वो उसके बारे में ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन कैसा करने का, क्या करने का, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इज ऑल माइटी एंड पावरफुल। गवर्नमेंट के पास अगर विल है तो किधर से कैसा एडजस्ट करके देने का वो कर सकते हैं। जैसा नारायण राणे साहब जैसा बोले, मेरे साथ जो अभी पैनलिस्ट है उन्होंने बोला कि इज वेरी पॉजिटिव, तो उधर किधर न किधर एडजस्टमेंट का गुंजाइश होगा और इसीलिए उन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया होगा जी। लेकिन इसमें कोई ये ढांचा जो है वो ढांचा को कोई तकलीफ आने की जरूरत नहीं है। चलिए, वो ढांचा अगर गड़बड़ाता नहीं है और सभी को उसमें समाहित कर लिया जाता है जैसी जैसी जिसकी मांग है, तो शायद इसका सकारात्मक रिजल्ट सामने आए। लेकिन कहीं न कहीं दूसरा तबका इसे लेकर नाराज है। चांदुरकर साहब, कभी आमने सामने भी आपसे इस विषय पर जरूर बात करेंगे। आपने इस विषय पर अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जनार्दन चांदोरकर जी, जो खुद एक विशेष तबके से आते हैं, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर उनकी ये राय है कि उन्हें 51 के बाद नहीं, एक अगर सरकार की अगर पॉजिटिव राय है। खुद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष का यह मानना है कि अगर सरकार में विल पावर हो तो ये मुमकिन है, लेकिन क्या सरकार में ये विल पावर है? अभिजीत राणे जी और शमशेर पठान साहब हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद अनुराग जी से हमारा संपर्क टूटा है। अभिजीत जी, आप कुछ बता रहे थे, इस बीच में चांदुरकर साहब हमारे साथ जुड़ गए थे। ये बताएं कि आपकी डिमांड, आपकी जो मांग है, मराठा जो संघर्ष समिति है चाहती है कि आरक्षण हो, ये ओबीसी के जो परसेंटेज है उसी के भीतर चाहती है। इसके पीछे के तर्क क्या है? तो क्या ओबीसी को दिया गया आरक्षण कहीं कम नहीं हो जा रहा है? तो इसमें एक नाराजगी के स्वर देखने को मिले थे। छगन भुजबल साहब जैसे लोग, गोपीनाथ मुंडे जैसे लोग जो पिछड़ी तबके से आते हैं, उनका इस मामले में कहीं ना कहीं विरोध है। तो कैसे एडजस्ट होगा? ये बड़ी शर्म की बात है कि अनेक सालों से ये लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई कुछ आज से नहीं, गए अनेक सालों से ये आरक्षण की लड़ाई चल रही है और हमेशा जब इलेक्शन नज़दीक आती है तो ये मुद्दे उठने शुरू होते हैं। और जैसे नारायण राणे समिति ने जो 6 महीने का वक्त उन्होंने मांगा है, मैं समझता हूँ उनके प्रयत्न पॉजिटिव होंगे, मगर हमें रियलिस्टिक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो आने वाले कुछ समय में लोकसभा की इलेक्शंस नज़दीक है और उस वक्त और अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो किधर ना किधर वो कंट्रोवर्शियल बातें सामने आती है, क्योंकि किधर ना किधर समाज की दिशाभूल करने की ये कोशिश नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की अलग अलग इन्फ्लुएंस है। यानी आप उसे इस नजरिए से देख रहे हैं कि पास में तब तक जब जो 6 महीने का वक्त मांगा गया है वो जब गुजरता जाएगा तब तक चुनाव आ चुके होंगे, तो शायद कोई बड़ी घोषणा होकर मराठा लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। पठान साहब, आपके जरिए हमारे साथ चूंकि अनुराग त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। पठान साहब, आपके पास आते हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनुराग जी, ये आरक्षण को लेकर, खासकर मराठा आरक्षण को लेकर, इससे पहले आपने देखा था कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी कई एनजीओ और मुस्लिम संगठन और पार्टियां
एक प्लेटफॉर्म पर आई थी मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण को लेकर भी गहमा-गहमी तेज है। इसमें खासकर निशाने पर शरद पवार की पार्टी होती है, क्योंकि अधिकांश मराठा नेता एनसीपी से आते हैं। तो ये इसे किस तरह से देखा जाए राजनीतिक सिनेरियो में, सामाजिक इसका क्या असर पड़ रहा है अगड़ों और पिछड़ों के बीच, और साथ ही साथ अन्य समुदाय में इसका क्या संदेश जाएगा? अनुराग जी। असल में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप मेरे पूर्व वक्ता जैसे साफ बता रहे थे कि ये आने वाले दिनों में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा है मराठा आरक्षण जी। और मराठा समाज में ये जो मांग उठी है, और इसके पीछे कहीं एनसीपी में रहे नेता ही इसके पीछे रहे हैं जिन्होंने इसको प्रोत्साहित किया है। अब ये स्थिति आ गई है कि ये अब मुद्दा निगल लेना वापस एक बड़ा मुश्किल काम पड़ रहा है राजनेताओं के लिए। मराठा समाज अब जो है वो इस मुद्दे पर मानता नहीं दिख रहा है। लगातार आक्रामकता बढ़ती जा रही है, अंडे फेंके जा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। धीरे धीरे ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये दबाव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ये दबाव जब बढ़ेगा तो राजनेताओं को उसको जवाब देना पड़ेगा। राणे समिति काफी समय से काम कर रही है इस पर, और अभी अभी उन्हें हाल में उन्हें एक्सटेंशन मिला है। तो ये एक्सटेंशन जो है ये मान रहे थे हम कि विंटर सेशन तक इनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, दिसंबर तक आ जानी चाहिए, लेकिन अब ये लग नहीं रहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले इनकी कोई रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये चुनाव पर ये बड़ा गहरा असर डालेगी ये शक्तियां, और ये जो आपको बाकी लोग बताएंगे कि जो मराठा संगठन हैं, युवकों के संगठन हैं, उनकी संख्या कई के तो लाखों में है सदस्य संख्या जी। वो जो है वो मानने को तैयार नहीं है सड़कों पर। अब उनको बहाने नहीं सुनने हैं, यानी अब उनके पास समय नहीं है जी। मराठा तो वो मराठा महासंघ हो, छावा हो, ऐसी संगठनाएं हैं, दूसरी भी संगठनाएं, ये संगठन अब मानने को तैयार नहीं है इस बात जी। अनुराग जी, उनको कुछ ठोस आश्वासन देना पड़ेगा। ठोस आश्वासन नहीं, बल्कि वो तो चाहते हैं कि अब उनके लिए जो कुछ तय किया गया हो, जो सोचा जा रहा हो, जो समिति सिफारिश करने वाली हो, उसे सीधे सीधे इम्प्लीमेंट किया जाए। उनका तो ये मानना है। अनुराग जी, हमारे साथ आरपीआई से जुड़े हुए प्रसाद सोनवणे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनवणे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सोनवणे साहब, हमारे साथ शमशेर पठान साहब अवामी विकास पार्टी के हैं। हमारे साथ अभिजीत राणे जी हैं, जो मराठा आरक्षण को लेकर काफी सक्रिय रहे हैं, उसके युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताएं, हम पठान साहब के पास आते आते अतिथिगण बीच बीच में आ रहे हैं, और अनुराग जी आप नजर बनाए रखें बातों पर, चूंकि आप फोन लाइन पर हैं, आप सबके रिएक्शंस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सुन जरूर पा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हमारी गुजारिश होगी। सोनवणे साहब, मराठा आरक्षण, खासकर अभी हम मुस्लिम आरक्षण पर आते हैं पठान साहब का, लेकिन उससे पहले बताएं कि मराठा आरक्षण की मांग कितनी उचित लगती है आपको वर्तमान में महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से? इसके बारे में कुछ हमारे पैनलिस्ट ने जो रिएक्शन जताई है जी, वो चुनावी मुद्दा को लेकर मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है जी। हो सकता है चुनावी मुद्दा होगा। मैं इस बात को कुछ पल के लिए मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे भी हटकर मैं मेरी राय यहां पर जताना चाहता हूं कि सालों से पिछड़ा वर्ग, जो कि सामाजिक रूप से भी पिछड़ा था और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा था, उसको तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में इसका प्रावधान किया आरक्षण का। लेकिन समय कैसे गुजरता जा रहा है कि आज जो मराठा समाज आरक्षण की मांग कर रहा है, मुझे तो खुशी हो रही है कि उनको भी अभी आरक्षण की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन सालों से जब हम आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त यही मराठा समाज के लोग उस आरक्षण का विरोध कर रहे थे। यानी ये इसे अगर आप राजनीति से न जोड़कर सामाजिक तरीके से देखें तो ये मानते हैं कि मराठा समाज का वर्तमान में मांगना, क्योंकि कहीं न कहीं जो दिख रहा है कि मराठा समाज पूरी तरह से सक्षम है, उसके पास शुगर लॉबी है, उसके पास मिल्क लॉबी है, उसके पास बहुत कुछ है, उसके बड़े बड़े नेता
जो महाराष्ट्र में शासन कर रहे हैं ऐसे नेताओं का जमघट है, लेकिन मराठा समाज को भी आरक्षण की आवश्यकता आन पड़ी है। हम उसी समाज से, मराठा समाज के बात करते हुए आते हैं। पठान साहब, अनुराग जी मराठा समाज पर बात कर रहे थे। मराठा आरक्षण की मांग करने वालों को अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समिति क्या कहती है, समिति क्या सिफारिश करती है, उसे अब सीधे सीधे आरक्षण चाहिए। जिस तरह से वो पत्थरबाजी कर रही है, जिस तरह से वो दबाव बनाए हुए अपने नेताओं पर, वो चाहती है कि हो जाए। ठीक इसके विपरीत आपकी तरफ से, आपके जैसे दलों की तरफ से आरक्षण की मांग करने वालों में क्या वो जज्बा नजर आता है, या मात्र ये एक चुनावी संघर्ष नजर आता है? क्योंकि आगामी वर्ष चुनाव का है, ऐसे में डिमांड करना बड़ा आसान होता है और मनवा लेना उससे भी ज्यादा आसान। हमने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा हम 1.5 साल से लेके चल रहे हैं जी। हमारी 2 चीजें आपको बताना चाहता हूं मैं। हमारी कोई मांग हमारी तरफ से नहीं है। पहली बात जो मैंने आपको कहा है कि 1915 के ऑर्डर से जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट की जो हमारी कम्युनिटी है, आज हिंदुस्तान में कम से कम 38 कम्युनिटी जो हमारी जो है, जो शेड्यूल कास्ट में आती है, जिनको वो हक नहीं दिया गया, उनका हक छीन लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि 341 में हमारे मुस्लिम पिछड़ा जमात को लिया जाए। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलमानों की जो हालत जो है, ये दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मुसलमान कम्युनिटी इज इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली दे आर वेरी बैकवर्ड। ये हर बात से मंजूर हुआ है। सच्चर कमीशन ने यहां तक कहा है कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दलितों के बराबर या उनसे खराब हालत में आ चुकी है। उसके पहले का जो कमीशन था, रंगनाथन मिश्रा कमीशन, उन्होंने कहा है कि तमाम माइनॉरिटीज को स्पेशल दर्जा देके उन्हें सबको 15% रिजर्वेशन दिया जाए। 15% रिजर्वेशन के अंदर मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन दिया जाए और 5% में बाकी माइनॉरिटीज को दिया जाए। ये जो रिकमेंडेशन जो है, जो कमीशन के रिकमेंडेशन है, हम उन्हीं को रिकमेंड करने की बात कर रहे हैं। हम हमारी तरफ से कोई भी नया रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तो हमारी 2 मांगे हैं। एक मांग ये कि आपने जो 1950 में हमारे शेड्यूल कास्ट को बाहर उठा के फेंका है, जिसकी वजह से आज आपको बता दूं मैं कि हमारा पार्लियामेंट में और असेंबली में हमारा परसेंटेज कदम खत्म हो चुका है। आपकी मालूमात के लिए बताता हूं मैं कि पार्लियामेंट में 543 पार्लियामेंट के सीट में मुस्लिम एमपी सिर्फ 27 है खाली। और हमारी आबादी, अगर जो गवर्नमेंट बताती है कि वी आर 24%, कोई 22% बोलता है, वो परसेंटेज के हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम से कम 125 से ऊपर जाना चाहिए। 125 से ऊपर जाने के लिए आप किस तरह का आरक्षण चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि हमको आरक्षण हर फील्ड में मिले, पॉलिटिकली भी मिले, क्योंकि पॉलिटिकली फील्ड में आज हिंदुस्तान में अबाउट 131 पार्लियामेंट सीट के ऊपर मुसलमान का कोई भी तबका इलेक्शन लड़ सकता नहीं है। आपने हमें इक्वलिटी का अधिकार दिया है कि हम सब एक, हमको सब तब अधिकार है, फिर 131 सीट पर मुसलमान उम्मीदवार क्यों दे सकता नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र पार्लियामेंट में 53 असेंबली सीट के ऊपर मुसलमान उम्मीदवार दे सकता है, ना पिछड़े तबके का, ना ओबीसी तबके का, ना कोई। ये हमारे साथ में नासलूकी क्यों हो रही है? इसी वजह से हमारी आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में कोई नहीं है, असेंबली में कोई नहीं है। आज असेंबली में मराठा लोग का सब कुछ बड़ा है। जाते हैं पठान साहब, दुर्भाग्य ये है आपके अपने समाज का कि जो लोग जाते हैं, क्या उस तरीके से आवाज भी उठा पाते हैं? अरे उन्हें पता ही नहीं है। पहले बात तो सब किसी को पता नहीं है। ये बात जब हम करते हैं तो वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अरे 1950 में हमको निकाला गया, अरे इतने कम लोग हैं। वो आश्चर्य करते हैं, उन्हें मालूमात कुछ है नहीं। उनके क्लासेस लेना पड़ेंगी, क्लासेस लेके किस तरह से मांग की जाए, उनको मराठा लोगों से सीखना चाहिए कि कम वक्त में उन्होंने इतनी अपनी बड़ी मांग को मनवा ली। और हमारे लोग 66 साल से लड़ रहे हैं। आपको बता दूं मैं, इस मुद्दे को लेकर मुस्लिम समाज ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि 1950 के आदेश से जो पिछड़े वर्ग को निकाला गया है, उन्हें वापिस दोबारा लिया जाए। मांग नहीं है, जो निकाला गया है उससे लिया जाए। 2008 से लेके आज तक के उन कोर्टों में सिर्फ तारीख पे तारीख और गवर्नमेंट कोई जवाब दे नहीं रही है। और वो जवाब नहीं देने की वजह से कोर्ट खामोश बैठी हुई है। जबकि उसके उलट आपको याद होगा, यूपी इलेक्शन के वक्त में सरकारी अपने सेंट्रल हुकूमत ने 4.5% रिजर्वेशन की बात की गई थी ओबीसी कोटे से, कि वो ओबीसी कोटा जो है 4.5% तमाम माइनॉरिटीज के लिए दिया जाए। इस कोटे को हैदराबाद में चैलेंज किया गया, उसको 1 महीने में मान लिया गया और वो रिजर्वेशन रद्द कर दिया गया। एक तरफ तो एक महीने में फैसला आता है और एक तरफ में 7-7 साल तक इंतजार करना पड़ता है। हमारी लीडरशिप पूरी फेलुअर है। मुस्लिम लीडरशिप इज कंप्लीटली फेलुअर। अभी हम जो नए जो लोग हैं, हम इसमें उठे हैं और हमारा हक हम लेके रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली आप कहते हैं मुसलमानों को कि आप मुख्य धारा में आइए। अरे आप मुख्य धारा निर्माण तो कीजिए। जी
हम आते हैं आपके पास पठान साहब। एक तरफ एक दर्द है कि हमें शामिल करके हटा दिया गया था और उसके बाद उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, और ये शिकायत है उनके अपने प्रतिनिधियों से कि वो ठीक से न आवाज उठाते हैं न उनकी बातें रखते हैं। कईयों को तो ये ज्ञात भी नहीं है कि 1950 में उन्हें निकाल दिया गया था। एक तरफ ये आंदोलन है कि आरक्षण मिला था, आरक्षण में अब तक बराबरी हो पाई या नहीं हो पाई, पिछड़ों की, दलितों की कितना वो शामिल हो पाए मुख्य धारा में। आज भी आरक्षण के नाम पर वो कहीं न कहीं पिछड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं। अगड़े और पिछड़ों का ये दर्द काफी पुराना है। अनुराग जी ने एक अच्छी बात कही कि मराठा समाज में जो युवा वर्ग है वो बहुत तेजी से और एग्रेसिव तरीके से आगे आया है, तोड़फोड़ तो करने तक से भी वो परहेज नहीं कर रहा है। और अभिजीत राणे जी इस मामले में कई अपने ही समाज के बड़े नेताओं से नाराज नजर आते हैं कि अगर वो चाहते तो शायद इस समाज का भला हो सकता था। ऐसे में क्या आरक्षण की नीति और राजनीति देश को कहां ले जाएगी या महाराष्ट्र को कहां ले जाएगी? अनुराग जी, चूंकि पत्रकार हैं आप, निष्पक्ष इस बीच इस पूरे पैनल में एक आप हैं चूंकि अपने, तो आप ये बताएं कि ये आरक्षण की नीति और राजनीति किस तरफ ले जा रही है हमें? नए लोगों को, जैसा कि अभिजीत जी एकदम बिल्कुल नए हैं इस मामले को, नए मतलब इस आंदोलन को पुराने तरीके से चला रहे हैं, लेकिन एक नया वर्ग है। पठान साहब अपनी सर्विस के बाद आए हैं और इस आंदोलन को उठा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पठान जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने जो कंपैरिजन किया मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण के बीच, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से उन्होंने मुद्दा बड़े तरीके से उन्होंने रखा कि मुस्लिम आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है जी, और जरूरत भी दिखाई दे रही है सामने। खच्चर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में तो कोई इसमें कोई शक करने की गुंजाइश भी नहीं रही। लेकिन मुस्लिम वर्ग जो है वो राजनीतिक तौर पर ऐसे मुद्दों के बीच उलझा हुआ है, अस्तित्व के ऐसे संकट के बीच उलझा हुआ है कि मुस्लिम समाज के जो असली मुद्दे हैं वो मुस्लिम राजनीति के मुद्दे हैं, मुस्लिम समाज नीति के मुद्दे सामने आते ही नहीं। और इसीलिए मुस्लिम समाज से ज्यादा जो मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी शुद्ध रूप से राजनीतिक चेहरे रहते हैं। कई बार जो धार्मिक जो इनको चेहरे होने चाहिए वो राजनीति अपना इख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो मुस्लिम समाज में समाज नीति करने वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन की एक बहुत बड़ी कमी नजर आती है। वैसा मराठा समाज में नहीं है जी। मराठा समाज में एक सामाजिक वर्ग है जो समाज नीति की तरफ काम करता है और वो उसी ढर्रे पर काम करते हैं। वो लोग वो अपनी बात आगे रखने में और सबसे पहले अपने समाज को समझाने में वो बहुत सक्षम रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, जैसे मुस्लिम हम और आप चर्चा कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन मुसलमानों को मिलना चाहिए आरक्षण, ये मुस्लिम समाज के बीच कोई बहुत बड़ा मुद्दा है ही नहीं। तो उसके बीच मुद्दा सबसे पहले बनेगा तब तो वो कहीं विधानसभाओं में और लोकसभाओं में ये मुद्दा उठेगा या इस मुद्दे पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे जो अपना मुद्दा उठाएंगे। तो ये जो फर्क है, बहुत बड़ा फर्क मैं आपके समय रेखांकित करना चाहता हूँ। जी, आपसे कुछ पठान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पठान साहब। अनुराग साहब, इस मूवमेंट के लिए हमने शुरुआत कर दी है और आपकी स्टडी बहुत अच्छी है और हमने ये मूवमेंट की स्टार्ट ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। हमने एक अलग फोरम बनाया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, एनजीओ है, इंटेलेक्चुअल है, जिसका नाम हमने दिया है मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम शेड्यूल कास्ट। हम रिस्टोर करना चाहते हैं, हम नई मांग नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हमने आंदोलन की तैयारी की है और पूरे महाराष्ट्र लेवल से नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं और 31 अक्टूबर को हम एक बड़ी रैली निकालने वाले हैं और गवर्नमेंट की आंख खोलने वाली है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, आपने सच्चर कमीशन की बात बड़ी अच्छी तरीके से बताई है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट बहुत बेईमान है। हर कमीशन के रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखना चाहिए या स्टेट असेंबली में रखना चाहिए, लेकिन सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को आज तक के पार्लियामेंट में रखा नहीं गया है। उसकी किसी भी सिफारिश को पार्लियामेंट में मंजूर नहीं की है। जो भी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ आउट ऑफ पार्लियामेंट बातें कर रहे हैं पूरी की पूरी। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने सच्चर कमीशन मान लिया, ये वो काम नहीं कर रहे। इन्होंने वो जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल एकदम दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है। मुसलमानों की हालत जो बताई है उन्होंने, दलितों से भी खराब बताई है। अगर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखे, सबको अपनी सद्विवेक बुद्धि से अगर वोटिंग करने कहा, तो मैं समझता हूं ऑल 543 पार्लियामेंट के जो बैठे लोग हैं ना, वो सबके सब कहेंगे यस मुसलमान के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन इस गवर्नमेंट की ये नीतिमत्ता नहीं है कि उसे पार्लियामेंट के टेबल पर रखा जाए। यही हमारी बदकिस्मती है। जो लीडर हमारे बैठे हुए लीडर जो है, जो लीडर बैठे हुए,
मैं नाकारा बोलने में उसमें शर्म नहीं महसूस करता हूं और डरता भी नहीं हूं। वो लोग अपनी आवाज तक के उठा नहीं रहे कि इस रिपोर्ट को आप टेबल पे रखिए और मुसलमान के लिए कुछ कीजिए। साहब शिकायत यही है, आपकी अपनी भी शिकायत यही है अपने रहनुमाओं से ही, यही शिकायत मराठा समाज को अपने रहनुमाओं से है, अपने नेताओं से है, और यही शिकायत दलितों के नेताओं से है। यानी इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कोई इस तरह के आंदोलन चलाता है, जब सत्ता के धारे में आ जाता है तो कहीं न कहीं अपने समाज को पीछे छोड़ देता है, भूल जाता है। प्रताप सोनवणे जी, आप बताएं कि आप बता रहे थे कि ये मराठा आरक्षण की बात करना ही उचित नहीं होगा, इसके पीछे के क्या कारण है? क्योंकि मराठा समाज में भी कई लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से वो दरकिनार किए गए हैं, कहीं न कहीं वो अपने आप को दबा कुचला महसूस करते हैं, इसीलिए वो ओबीसी आरक्षण के बीच आरक्षण चाहते हैं, वो सेपरेट नहीं चाहते। तो इसे किस रूप में आप लेते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है कि मराठा समाज में बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से भी। तो मैं तो इसके पहले ही मेरी राय में जता चुका हूँ कि वो जो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं उसको हमारा विरोध नहीं है, लेकिन वो रिजर्वेशन की मांग करते समय ओबीसी के रिजर्व कोटा को धक्का नहीं लगना चाहिए, हमारा यही कहना है। अगर सरकार उनको देना चाहती है तो सरकार किस ढंग से देगी, वो सरकार का रवैया है। जी। लेकिन संविधान के मुताबिक जो 49.5% जो रिजर्वेशन रिजर्वेशन की सीमा तय की गई है, उसके अलावा ये कैसे देंगे? ये बड़ी अफसोस की बात है। प्रताप जी, सोनवणे साहब, यही एक सवाल है कि सरकार एडजस्ट कैसे करेगी, जबकि मराठा समाज के युवा वर्ग, खास करके देखा जाए तो युवा वर्ग बहुत तेजी से अपनी मांग मनवाने पर तुला हुआ है, और वो दबाव सरकार के मंत्रियों को भी देखने को मिल रहा है, उनके बीच भी देखने को मिल रहा है। हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। मुद्दे की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। आरक्षण की राजनीति पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हूँ सैयद जैदी, और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। वो अपने आप को हेयर डबलिंग इन्वेंटर कहते हैं, जो मेरे हिसाब से हेयर डबलिंग दुनिया में साल से चल रहा है। मेरा उनका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उनके पास उनका पेटेंट नंबर है, उनके पास मेडिकल एथिकल कमिटी से अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है, फिर ही जाके वो में ऐसी ऐड दे सकते हैं। उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स, गालियां देने लग गए जोर जोर से। डॉक्टर निगम का बाल जाल देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण की, आरक्षण राजनीति की, आरक्षण को लेकर चल रहे घमासान की, खासकर मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है। विशेष रूप से हम बात मराठा आरक्षण की कर रहे थे। मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समाज के युवा वर्ग में बहुत तेजी से उनमें गुस्सा भरा है और वर्षों से चले आ रहे आश्वासनों से उनका पेट नहीं भर रहा। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग भी अब अपने 1950 से जिस तरह से बेदखल किया गया था आरक्षण से, उसको दोबारा मांग कर रहे हैं उसे लेकर। और एक समाज जो पुराना चला आ रहा है, जिसे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तरफ से जिसे विशेष अधिकार दिया गया था, उस आरक्षण को लेकर कितना संतुष्ट वो समाज है,
हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रताप सोनवणे जी हैं, हमारे साथ अभिजीत राणे जी और शमशेर पठान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनवणे साहब, बात आप कर रहे थे, अगर ये पूरे तरह से समीकरण गड़बड़ाए नहीं तो देने में आपको आपत्ति नहीं है, सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए या किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं से भी समीकरण तो बिगड़ना ही है, अगर आरक्षण दिया गया मराठा समाज को, जो उनकी मांग है, अतिरिक्त अगर नहीं मिल सकता तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के बीच, वो अपने आप को ये मानने को तैयार है कि वो ओबीसी के बीच अपने आप को जोड़ने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो चाहते हैं कि ओबीसी के बीच से ही उन्हें आरक्षण दिया जाए। तब कैसे संभालेगी सरकार और सरकार का विवेक क्या कहेगा तब? जी, सोनवणे साहब के पास हम आए, शायद कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। अब बताएं। जी हाँ, मैं एक सरवानी जी जो बात कर रहे थे, तो एक उस पर छोटी सी टिप्पणी जी जी अनुराग जी मौजूदा आरक्षण महाराष्ट्र में 52% के करीब पहुंच चुका है जी। अब बमुश्किल 8% का हिसाब किताब बचता है कि जिसमें आरक्षण और दिए जा सकते हैं जी। अब इस 8% में किसी वर्ग की भूख नहीं मिटती जी। मराठा समाज 25% आरक्षण की मांग कर रहा है, 8% से काम नहीं चलेगा, तो वो व्यवस्था ही फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मौजूदा आरक्षण जो जिनको मिला हुआ है, वो भले शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या पिछड़ी जाति हो, वो कह रहे हैं भैया हमारे आरक्षण को धक्का पहुंचाए बिना आप जितना चाहे उतना आरक्षण दें। ये जितना चाहे उतना है ही नहीं, तो वो दिया कैसे जाएगा? तो वो कहीं न कहीं पेंच फंसा हुआ है। 25% और वो आरक्षण चाहिए और देने की स्थिति में केवल 8% स्थिति में लोग नहीं हैं जी। 8% में ही अगर सब एडजस्ट करना है और चाहते हैं 25%। विजीत जी, कैसे 25% एडजस्ट हो पाएगा अगर देने की स्थिति से केवल 8% ही दिया जा सकता हो? अगर 8 रुपए देने की स्थिति में हो, लोग 25 रुपए मांगने लगे तो कहाँ से दे पाएगी सरकार? कैसे देगी? कैसे आप इस मांग को कैसे मनवाएंगे? किधर ना किधर हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा और लीगली जो फुल प्रूफ और सॉलिड होना चाहिए। इसीलिए हमारी जो मांग है कि हमें ओबीसी में समाविष्ट करें। हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट की है कि हमें आर्थिक दुर्बल घटक को आरक्षण दिया जाएगा, बट इसका हम विरोध करते हैं। हमारी जो मांग है वो सिर्फ हमें ओबीसी में समावेश करने की हमारी मांग है और वो ही कैटेगरी में हमें अगर आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक पैमाने पर नापा जाए, जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की ये मंशा रही है, खासकर शरद पवार साहब की भी ये मंशा रही है। हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे शरद पवार साहब का आरक्षण के बारे में क्या कहना था। तो इससे एक तरफ मराठा समाज है, मराठा समाज है और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज है। इन दोनों के अलावा एक पहले से ही दलित और पिछड़े समाज को आरक्षण मिलता रहा है। क्या स्थितियां आप लोगों की, प्रताप सोनवणे साहब, बदली है आरक्षण के माध्यम से? आपको ऐसा लगता है? दोबारा पूछिए, प्रताप सोनवणे साहब, आरक्षण की डिमांड होती जा रही है, जैसा अनुराग जी ने एक ध्यान आकर्षित करवाया कि 8% ही देने की स्थिति में सरकार है और 25% मांग रहा है मराठा समाज। मुस्लिम समाज अपने लिए मांग रहा है कि 1950 में उन्हें बेदखल कर दिया गया, उन्हें भी मिलना चाहिए आरक्षण। वर्षों से आरक्षण की राजनीति होती रही है। आपके अपने समाज को जितना आरक्षण मिला, क्या उस आरक्षण से समाज की परिस्थिति बदली है? बदली तो नहीं कुछ हद तक, फिर भी अभी भी तो अंदरूनी तो विरोध चल ही रहा ना आरक्षण को जी। जो तरक्की होनी चाहिए थी वो अभी तक हुई ही नहीं है। यानी एक संक्षेप में आपने एक छोटी सी बात, अच्छी बात कही, आरक्षण से स्थितियां बदलती हैं, ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि 1950 से लेकर अब तक लगभग 63 साल हो गए और 63 सालों में अगर स्थिति नहीं बदली तो आरक्षण की डिमांड करने वालों को ये सोचना होगा कि आज भी वो तबका संतुष्ट नहीं जिसे आरक्षण मिला हुआ है जी। तो आपकी कैसे बदलेगी? राणे साहब आप बताएं।
नहीं, ये स्टेटमेंट पे मेरा विरोध है जी। मेरा इस पर समर्थन नहीं है, क्योंकि आप अगर उस डेंसिटी से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में आज हमारे समाज के आईएएस ऑफिसर्स, हमारे समाज के जो लोग हैं जो पुलिस खाते में काम करते थे, पहले आप देखते थे तो पाटिल, साटम, सावंत, इस तरीके के आपको नाम दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिनों में आरक्षणों के वजह से या रिजर्वेशन कैटेगरी के वजह से आप जो निचला वर्ग है उनके ही नाम आप सामने दिखते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बट निश्चित तौर पर आने वाले समय में मराठा समाज के जो लोग हैं उनका नामो निशान ही मिट जाएगा अगर ये आरक्षण ना हो। और मैं चर्चा में जो पार्टिसिपेट हुआ हूँ, हम सब, मैं युवाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं समझता हूँ कि चर्चा अभी बहुत हो गई, हम निर्णय चाहते हैं। हम सरकार से विनंती स्वरूप में अनेक बार हमने मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल लेके गए, अनेक बार चर्चाएं हुई, मगर हमेशा हमारे साथ धोखा हुआ है। और अब हम पानी सर से ऊपर चले गया है। सरकार में रहने वाले सम्माननीय विनायक राव मेठे जी जब इलेक्शन नज़दीक आता है तब कोई ना कोई रैलीज लेते हैं, कोई ना कोई मीटिंग्स होती है जहाँ के लोगों को ऐसे लगे कि हम मराठा समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, मगर मराठा समाज की दिशाभूल करने का काम अगर कोई कर रहा है तो सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी ही कर रहे हैं, ऐसा मेरा दावा है। अभिजीत जी, हमने चर्चा के शुरुआत में ही कहा था और चर्चा के बीच में भी हम कह रहे थे, अपने लोगों से कहीं ना कहीं ये हर समाज नाराज है। आपने शमशेर पठान साहब को सुना, बिल्कुल वही बात कह रहे थे। अपने लोगों से ही, अपने लोगों का ही दर्द उनके दिल में भी है और उनके लोगों को है। बिल्कुल 63 वर्षों का अगर रिजर्वेशन का इतिहास देखा जाए, आज भी प्रताप सोनवणे जी को अगर हम उनके बीच का प्रतिनिधि मान ले, वो भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। आप भी अपने नेताओं से संतुष्ट नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि नेता अगर सत्ता का हिस्सा बन जाता है, अपने समाज को कहीं ना कहीं छोड़ देता है। हम शरद पवार जी के, हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जी भी बने हैं, विशेष टिप्पणियां उनकी भी आ रही हैं, चूंकि वो फोन लाइन पर हैं, लोगों की प्रतिक्रिया देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुन जरूर पा रहे हैं और अपनी विशेष टिप्पणियों से हमें नवाज रहे हैं। हम बात कर लेते हैं शरद पवार जी की। शरद पवार जी ने क्या कहा, इस पर बात करते हैं और फिर पठान साहब के पास आते हैं। देखते हैं शरद पवार जी ने आरक्षण के विषय में क्या कहा। काही आपल्या सहकार्यांनी मराठा आरक्षणाची भूमिका मांडली, काय पक्षाची नीती आहे? आपल्या पक्षाची नीती स्वच्छ आहे। आदिवासी, दलित, ओबीसी यांच्यासाठी घटनेनं आणि कायद्यानं जी तरतूद केलेली त्यातला 5% सुद्धा कोणी हात लावता कामा नये, त्या वर्गाच्या हिताची जपणूक केली। शरद पवार की भी भूमिका आरक्षण को लेकर इस तरह के खास बयानात, पठान साहब क्या आपको लगता है कि आपके समाज की तरफ से सख्त बयानात आते हैं आरक्षण को लेकर, या फिर जब वो लोग सत्ता में शामिल हो जाते हैं या विपक्ष के महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं तब इस तरह की बातें उनके जहन में नहीं आती हैं और वो मात्र वोट बैंक की राजनीति में उलझ के रह जाते हैं आपके अपने नेता? नहीं, हमारा समाज में तो आपने देखा होगा आज तक आरक्षण की बात किसी ने नहीं की जी। पहली बार आप तक के रिकॉर्ड है या कोई नेता आके छाती ठोक के बोले कि उन्होंने बात की? उस समाज में सिर्फ ओबीसीज और पिछड़े वर्ग की बात अक्सर होती रही है कि हमें भी शामिल किया जाए। नहीं, बिल्कुल ये हम जो शेड्यूल कास्ट की बात जो हम कर रहे हैं, सच्चर कमीशन की बात जो हम कर रहे हैं, ये बात हमारे जो इलेक्टेड प्रेजेंटेशन ने आज तक कभी नहीं किया। किसी ने किया है तो आके बता दे। दूसरी बात, प्रताप सोनवणे साहब का तो मुझे स्टेटमेंट बहुत ही गलत लगा उनका कि उनका विकास नहीं हुआ है। आज इसी रिजर्वेशन के बदौलत आज जो दलित समाज हमारा जो है, वो दलित समाज, ओबीसी समाज जो है, वो बड़े बड़ी नौकरियों पर जाके बैठा है। उनके लिए पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन है, उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठती है जहाँ पर रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है, उनकी आवाज़ असेंबली में उठती है, उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्हें जगह दी जाती है। ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। और हर फिरके में हर जगह पे अभिजीत राणे साहब ने भी कहा है कि उन्हें हर जगह पे अच्छे जगह पे प्रमोशन मिल रहे हैं, उनको वन स्टेप प्रमोशन मिल रहे हैं। उनका समाज काफ़ी आगे जा चुका है। वो ऐसा कैसा कह रहे हैं, मैंने समझ में ये नहीं आता है। अगर इनको जो दिया गया है उसका अगर 1/4 भी मुसलमान समाज को कभी दिया जाएगा तो मुसलमान समाज बहुत आगे निकल जाएगा। मैं यही चाहता हूं कि तमाम समाज के साथ में एक जैसा सलूक किया जाए। मुस्लिम समाज को जो पीछे डाला गया है, ये जानबूझ के डाला गया है।
सिर्फ उन्हें वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके सामने बड़े बड़े भूत खड़े किए जाते हैं। आप उनको वोट देंगे तो वो चुन के आएंगे और उनका काम कुछ नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक के मुस्लिम समाज के लिए ना कुछ किया है ना कुछ करेंगे। इसके लिए हमने अपनी खुद के मूवमेंट स्टार्ट की है। इसके पीछे राजनीति नहीं है, इसके पीछे वोट की राजनीति नहीं है। इसलिए हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ में लेके, तमाम एनजीओ, तमाम इंटरेस्ट को लेके हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम हमारी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। जिस तरह से मराठा के आरक्षण के बारे में 25% के बाद सुन के मैं अचंभा कर रहा हूं कि इतना बड़ा रिजर्वेशन किस तरह से मांग रहे हैं वो। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टू मच। अरे भाई आप खाली सर जी सोनावणे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था कि जिस ढंग से तरक्की होनी चाहिए थी रिजर्वेशन के बारे में, वो पिछड़े वर्ग की हुई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आगे चल के कि वो पाटिल समाज के जगह पे, सावंत के जगह पे, कुलकर्णी की जगह पे सोनवणे दिखेंगे, भालेराव दिखेंगे, जादव दिखेंगे। ये इन्होंने जो कहा है वो गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो पहली जो हमारी एक चरण था, जैसे कि एडी जादव थे, हमारे दैठनकर थे, उनके बाद में जो रिटायर हो गए उसके बाद में की पोस्ट पे कहां पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन में है तो उनको तो प्रमोशन ही नहीं दिया जाता है। जानबूझ के उनके शेयर खराब किए जाते हैं, जानबूझकर उनको प्रमोशन देने में आनाकानी की जा रही है। कहां है आज हमारे लोग की पोस्ट पर? नहीं, मैं आपको कहता हूं, मैं पुलिस खाते में था, पुलिस खाते में मैंने काम किया हूं। आज मेरे बैचमेट है, 6 बैचमेट मेरे हैं जो डीसीपी बन के उनको 5-5 साल हो चुके हैं डीसीपी बन के, जबकि मुझे आखिरी में सिर्फ 1-2-3 दिन मिले एसीपी बनने के। प्रमोशन के लिए उनके लिए जो पॉलिसी है वो बहुत लिबरल पॉलिसी है। अगर डी चालू है, कुछ चालू है तो भी प्रमोशन उनको दिया जाता है। सोनवणे साहब को शायद इसका इल्म नहीं है, मैं डिपार्टमेंट में रह चुका हूं और किसी तरह का उनका रिजर्वेशन रोका नहीं जा रहा है। ये अलग बात है कि उनके पोस्टिंग जो हो रहे हैं, पोस्टिंग अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलती है, लेकिन जो उन्हें प्रमोशन मिल रहे हैं, बराबर रेगुलर प्रमोशन मिल रहे हैं, किसी तरह से भी उनको रोका जाता नहीं है। अगर केसेस है आप उनके खिलाफ में आप लड़ सकते हैं, मैट है उसके लिए, गवर्नमेंट उसके लिए है। लेकिन इस सबसे अलावा जो मुस्लिम समाज की हालत जो है वो बहुत दयनीय है। आज पुलिस खाते में मुसलमान की जो भागीदारी है 2 से 3% है। आप 24% समाज को आप 2-3% दे रहे हो। सियासत में भी आज असेंबली में 288 असेंबली सीट में मुसलमान एमएलए सिर्फ 11 है। कितना परसेंट दिया आपने? 3%, 4%। आज महाराष्ट्र में 48 एमपी चुन के जाते हैं, दिल्ली में एक मुसलमान एमपी आपका चुन के जाता है। आपको आप पठान साहब, अगर ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला जो फॉर्मूला बीएसपी ने उठाया था, तो फिर उसमें क्या अनुचित है? राणे साहब आप बताएं कि सोनवणे साहब को आपत्ति इस बात पर है कि आपको लगता है कि उनका आने वाले दिनों में जिस तरह से रिजर्वेशन दिया गया है, पिछड़ा समाज ज्यादा नजर आएगा, आपको ये चिंता खाई जा रही है और उस चिंता से बिल्कुल इनकार करते हैं सोनवणे साहब। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है, अन्याय होता है, और क्या मराठा समाज इतना कमजोर और दुर्बल है कि उसे 25% तक आरक्षण दे दिया जाए? नहीं, निश्चित तौर पर अन्याय होता है जी। उसकी वजह ऐसी है कि अगर हम एक क्लास 1 अधिकारी पीआई कैटेगरी, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस इंस्पेक्टर कैटेगरी का जो आदमी है वो ओपन कैटेगरी में उसको 20-20, 22-22 साल लग जाते हैं पीआई बनने के लिए, और अगर वो कास्ट रिजर्वेशन में होगा तो हाल ही में 9 और 10 साल में वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। ये बहुत बड़ी तफावत है। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने डेट ऑफ उसकी ज्वाइनिंग अगर 90s की होगी तो वो अभी 2012 और 13 में पीआई बनता है, और जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2005 होगी वो 2013 में पीआई बनता है। तो ये रिजर्वेशन का फायदा नहीं है जी। अनुराग जी आप बताएं कि आपने तीनों की बातें सुनी, संतुष्ट एक दूसरे से भी नहीं है, ना ही अपने खुद के समाज से संतुष्ट है, विरोधाभास इसमें काफी कुछ है आपस में भी जी। नहीं, मैंने ये सुना सब बातों को। मुझे लग रहा है कि समाजों के बीच एक दूसरे को उंगली उठा करके चीजों के हल नहीं निकलेंगे। हल निकालने के लिए कुछ ठोस तरीके से हमको सोचना पड़ेगा, सबको मिलके सोचना पड़ेगा। और ये मेरी और ये तेरी और ये मुझे नहीं, ये मेरे ख्याल से इससे भारत का निर्माण तो नहीं होता जी। हाँ, कुछ वर्ग निश्चित तौर पे पीछे रह जाते हैं और उनको रुक करके, उनको साथ देके, हाथ दे करके उनको उठाना पड़ता है। लेकिन एक और, जैसे मैंने एक और बात आपको बताऊं कि 1947 के बाद से
भारत में जातिगत सर्वेक्षण नहीं हुए हैं। मतलब कौन सी जाति सचमुच पीछे है, कौन सी जाति सचमुच आगे है, इसका कोई ठोस हमारे पास आंकड़ा नहीं है। ये किया ही नहीं गया, सर्वेक्षण ही नहीं हुए तब से। हमको जातियां खत्म करनी थी, इसलिए हमने ये जातिगत ये रूप निकाल दिया। लेकिन जातियां हैं, जातिगत राजनीति है, जातिगत समाज नीति है। तो फिर लेकिन वो जो इस पर जो बात करने के लिए जरूरी आंकड़े होने चाहिए, वो हम लोगों के पास अब नहीं है। जी, अब आंकड़ों के खेल में अगर सरकार उलझ जाएगी तो शायद कोई नतीजा निकल न पाए। ऐसे में सरकार की विश्वसनीयता भी सवाल के घेरे में आएगी और उसकी इच्छा शक्ति का भी परीक्षण होगा कि वो दरअसल चाहती क्या और किस तरह से सभी समुदायों को संतुष्ट कर पाती है। देखने में हमारे पैनलिस्ट जितने तीन जो आरपीआई के धड़े से हमारे साथ प्रताप सोनवणे जी रहे, शमशेर पठान साहब जिन्होंने मुस्लिम नुमाइंदगी भी की और अपने दल की भी बात की, साथ ही युवा वर्ग मराठा समाज का ये भी कहीं न कहीं असंतुष्ट नजर आया अपनी बातें रखते हुए। हर एक को अपने लोगों से शिकायत रही है। इन शिकायतों को लेकर जो आपस में इनके बीच में मतभेद है वो भी उभर कर सामने आए। यानी सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, सरकार ने किया नहीं। हमारे साथ सोनवणे साहब आप आए, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। उम्मीद करते हैं कि आपका समाज आरक्षण के जो अब तक लाभ ले रहे हैं उनके जिनको लाभ मिला है वो अपने पीछे आने वालों का जरूर भला करेंगे। वो उस लाभ का खुद के लिए नहीं अपने समाज के लिए भी उसका उपयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पठान साहब, आपने भी आंदोलन चलाया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आपके आंदोलन को भी खातिर का नतीजा निकले, उसका भी और कोई बहुत बेहतर बात हो सके आपके अपने समाज की। मराठा समाज के लिए आंदोलन चलाने वाले मराठा संघर्ष समिति के सदस्य और युवा इकाई के अध्यक्ष अभिजीत राणे ने भी अपनी बातें रखी। उम्मीद करते हैं कि वो भी मात्रा संदेशों से उनकी भी छुट्टी नहीं होगी, वे आंदोलन जारी रखेंगे और उन्हें भी बहुत कुछ मिल जाएगा। कुल मिलाकर अनुराग जी, आपकी बात से ही मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा कि सामाजिक ताना बाना बिखरने न पाए, सभी को उनकी बराबर की हिस्सेदारी मिलती रहे तो शायद इस आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबको अपना हिसाब सही मिलता रहा तो एक अच्छे भारत का हम निर्माण कर सकेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी अतिथि हमारे साथ रहे। इस विषय पर बहुत सारी बातें हुई। आरक्षण का मसला इतना बारीक है कि अगर थोड़ा सा भी ताना बाना बिखरा तो आपस में सामाजिक मतभेद ज्यादा हो जाएंगे। मतभेद तो ठीक है, अगर मनभेद हो गए तो महाराष्ट्र की राजनीति ही पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ न हो और सभी को उनका हिस्सा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए लेमन न्यूज। सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। मुंबई में SRA योजना का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। कांदीवली भाबरेकर नगर में SM बिल्डर का मकड़ जाल। लोगों को धमकाया जाता है। आखिर बिल्डर पर पुलिस क्यों है मेहरबान? पुलिस का काम ही नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। चारकोप सीनियर इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, लेकिन बिल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं।